हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम 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 टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज के इस प्यारे सी सेशन में, आज की इस प्यारी सी वीडियो में, जहाँ मैं आज आप सभी के सामने लेकर आई हूँ एक प्यारा सा सेशन और जिसमें हम ग्रेविटेशन का क्विक रिवीजन देखने वाले हैं। यानी 15 मिनट और उससे भी कम टाइम में हम इस पूरे चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जानेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये ग्रेविटेशन यानी कि बच्चे गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। बेटा जो ग्रेविटेशन है ना, ये इसके थ्रू एक्चुअली क्या होता है, हर एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित। इनमें आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई ना कोई डिस्टेंस यानी कि दूरी भी होगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो भी कम होता जाता है। ठीक है, चलो अब बात आती है कि लिखने को आ गया तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, लिखना है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले इस बल को ही हम आकर्षण बल कहते हैं। दैट्स इट, इतना ही तुम्हें बताना होता है। और यही आकर्षण बल क्या कहते, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसी के साथ इस चैप्टर में हम गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ के बारे में स्टडी करेंगे तथा हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरह से परिवर्तित होता है, यानी कि बच्चे चेंज होता है। अब बात ऐसी है कि भाई न्यूटन जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सिर पर क्या गिरा, एप्पल गिरा। अब वो न्यूटन जी थे इसीलिए उनके सिर पर एप्पल गिरा, तो वो चिंतित हो गए, सोच में पड़ गए और उन्होंने उस पर जो है विचार करना जरूरी समझा। हम होते तो वो एप्पल उठा के खा लेते, पर वो न्यूटन जी थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, यहाँ से इसीलिए हमें इस पूरी कहानी को पढ़ना पड़ता है। तो सुनो, ग्रेविटेशन का या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हमसे क्या कहता है, या फिर बच्चा यूनिवर्सल लॉ हमसे क्या कहता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, ध्यान से सुनना, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं और उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है बच्चे, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैम इसका मतलब क्या है, तो चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। बेटा होता यह है कि जो फोर्स है ना वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, m1 मल्टीप्लाई m2 के, और भैया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके द्वारा तय की गई दूरी के स्क्वायर के। इसे मैं क्या बना देती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन, और इसे मैं क्या बना देती हूँ भैया, सेकंड इक्वेशन। अब होता क्या है बच्चे, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को साथ में लेकर चलती हूँ तो हमें पता है कि भाई ये क्या होगा, m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा, d स्क्वायर। अब मुझे इसको हटाना है, इस प्रोपोर्शनल को हटाना है, तो मैं क्या करूंगी, किसी कांस्टेंट चीज से क्या कर दूंगी बच्चे, मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्या कर दूंगी, किसी कांस्टेंट चीज से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और वो क्या है, तो यहाँ पर अब आपको मिलेगा क्या, कैपिटल G, m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। बता रही हूँ कैपिटल G क्या है, इस d को उठा के यहाँ पर लेकर आ जाओ। f d स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 m2 इज इक्वल्स टू कैपिटल G। मैम ये कैपिटल G क्या है, बच्चे ये जो कैपिटल G है ना, यही क्या हो जाएगा, इसी को हम बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे बच्चे। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे। हिंदी में क्या कहलाता है, हिंदी में ये कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोला है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे हम बोलेंगे। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ठीक है भाई, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे हम बोलेंगे। अब बात आती है कि मैम ये कैपिटल G क्या होता है, ये कांस्टेंट है, उसका नाम ही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी अपनी एक अलग वैल्यू होती है, इसका अपना एक अलग मान होता है। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11। यूनिट क्या होगी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन।
डिस्टेंस दूरी की क्या हो जाएगी भैया, तो वो मीटर हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में मास की क्या होती है किलोग्राम, 2 मास है तो क्या हो जाएगा बच्चे केजी स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। और ये अपने मान को चेंज नहीं करता, कांस्टेंट होता है यानी कि नियतांक होता है। क्या आपको ये कहानी क्लियर? जल्दी से इसे क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। कर लिया नोट डाउन? अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। तो ये जो पूरी कहानी लिखी थी ना कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, मैंने बता दिया कि जो बल है वो m1 मल्टीप्लाई m2, मतलब दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के समानुपाती होता है गुणनफल के, तो हमने देख लिया। और इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सो इसके स्क्वायर वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी हमने देखा। इस बल की दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। माना कैपिटल M तथा स्मॉल m द्रव्यमान के दो पिंड A तथा B हैं जो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है तथा इनके बीच लगने वाला बल जो है इनके बीच लगने वाला बल है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार, मैंने ऑलरेडी तुम्हें अभी ये प्रूफ करके बता दिया, अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके पहले ही तुम्हें प्रूफ करके बता दिया। इन्होंने माना M तथा M द्रव्यमान के दो पिंड बोल दिए, मैंने सीधे M और M ही ले लिया था, M1 M2 ले लिया था। आप A भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, B भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। सो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलता पूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती है, जैसे हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये सब किससे रिलेटेड है। सो ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व है। अब बात आती है कि ठीक है मैम, हम समझ गए कि कैपिटल जी क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, लेकिन हमने सुना है कि जैसे कैपिटल जी होता है ना, वैसे ही स्मॉल जी भी कुछ होता है। बिल्कुल होता है। देखो, फ्री फॉल मुक्त पतन के बारे में सुनो। इसके लिए फ्री फॉल मुक्त पतन मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसे हम जैसे ही छोड़ेंगे तो कहाँ गिरेगा बच्चे, वो धरती की तरफ, अर्थ की तरफ गिरता है, अर्थ की तरफ ही गिरेगा। ऐसा नहीं है कि ये स्टाइलस से गिर रहा है, मैं तो कह रही हूँ 150 मंजिला बिल्डिंग हो, 200 मंजिला बिल्डिंग हो, अगर वो भी गिरेगी ना, आसमान की तरफ नहीं गिरेगी, गिरेगी कहाँ, धरती की तरफ, क्योंकि धरती का मास उस बिल्डिंग के मास से कई लाखों करोड़ों गुना ज्यादा है। तो अर्थ उसे अपनी तरफ क्या करेगी, आकर्षित। तो चाहे एक छोटी सी पेन हो, बड़ा सा हाथी हो, या 200 मंजिला 150 मंजिला बिल्डिंग हो, हर एक वस्तु जो है अर्थ उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। फ्री फॉल मतलब जहां किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे और वो धरती की तरफ गिरेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर काम करता है स्मॉल जी। मैम ये स्मॉल जी क्या होता है? सो बच्चे ये होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चे यही तो है क्या, गुरुत्व के कारण त्वरण। इसी को हम क्या बोलेंगे? सो इसी को हम बोलेंगे गुरुत्व के कारण त्वरण। क्लियर? यही हो जाएगा गुरुत्व के कारण त्वरण। क्लियर? चलो भाई, तो मैम ये स्मॉल जी हर जगह पर अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा भाई, ध्रुवों पर अलग होगा, भूमध्य रेखा पर अलग होगा, है ना। इसी के साथ साथ अर्थ के सेंटर पे जी का मान अलग होता है। ये हर एक सेकंड अपने मान को चेंज कर रहा होता है, बदल रहा होता है। सो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उसके गिरने का वेग बढ़ता जाता है ना, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, अर्थात उसकी गति में त्वरण उत्पन्न होता है। मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु की गति में गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मान लेते हैं बच्चे कि ये क्या है, एक अर्थ है ना, मान लेते हैं कि ये है अर्थ और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से गिरना जो है शुरू करेगा, है ना। अर्थ देखना उल्टा फुल्टा बना दिया, ये है अर्थ, ये कोई बच्चा है और इसके हाथ में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, और वो यहाँ पर कहाँ हाथ से कहाँ गिरेगा, धरती की तरफ गिरेगा, ठीक है ना। अब जैसे ही गिरेगा ना तो जी का मान यहाँ पर क्या होगा बच्चे, बढ़ता जाएगा, है ना। जी का मान यहाँ पर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। हर एक कंडीशन में ना, मुझे कौन सी लाइन एक्सप्लेन करनी थी जिसके लिए मैंने ये बनाया है, कहाँ गया। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो गुरुत्व बल के कारण गिरने का वेग बढ़ता जाता है, बिल्कुल, लेकिन घटेगा भी। किस कंडीशन में? तो दो कंडीशन है, दो नहीं वैसे बहुत सारी है। मान लेते हैं कि ये हम इस सरफेस पर रह रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये बॉल हाथ में, जैसे ही छोड़ेंगे तो ये धरती की तरफ जाएगा। सुनना समझना, जैसे जैसे जाता जाएगा जी का मान बढ़ता जाएगा। अब इसको उल्टा कर दो, मेरे हाथ में ये ऑब्जेक्ट है,
मैंने इसे ऊपर की तरफ फेंका, अब क्या होगा, जब इसे ऊपर की तरफ फेंकेंगे ना तो जी का मान बच्चे घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा और बिल्कुल ऊंचाई पीक पर जाकर, ये कभी पॉसिबल है कि मैंने ये स्टाइलस लिया है और मैं इसे इतना ज्यादा फोर्स लगा के फेंक रही हूँ कि बिल्कुल आसमान पार कर जाए, भाई अंतरिक्ष में चला जाए, इतना फोर्स नहीं लग पाएगा, है ना। इसके वेलोसिटी पलायन वेग यहाँ काम नहीं कर रहा है, हम इसे नहीं फेंक सकते ऐसे, तो एक ऊंचाई पर जाएगा, तो उस ऊंचाई तक पहुंचने पर इस बॉल को फेंकूंगी और एक ऐसी ऊंचाई होगी जहां पर जी का मान क्या हो जाएगा बच्चे 0 और अगेन ये नीचे की तरफ आ जाएगा। सो बिल्कुल ऊंचाई पर जाकर जी का मान 0 होता है, वस्तु ऊपर की तरफ फेंकेंगे जी का मान घटेगा, नीचे की तरफ फेंकेंगे जी का मान बढ़ेगा। ये है अर्थ, मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है। तो अर्थ की गहराई में मैम क्या होता है बच्चे, यहाँ पर भी जी का मान घटता है, अर्थ की गहराई में भी घटेगा, बट अर्थ के सेंटर या फिर बच्चे केंद्र में क्या होता है, तो जी का मान बच्चे यहाँ पर क्या होता है 0 यानी कि 0 होता है। यहाँ पर जी का मान क्या हो जाता है, सो बहुत ही ध्यान से सुनना, 0 यानी कि क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो बेटा क्या होता है ना, सारी चीजें क्लियर हो गई, जी का मान कहाँ कितना होता है, सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी हैं। और इसी के साथ साथ हमने जान लिया है मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु की गति में गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे हम स्मॉल जी के रूप में निरूपित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है बच्चे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलो मैं एक और कहानी इसके बारे में बताती हूँ। माना पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल एम है और एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की ओर फ्री फॉल मुक्त रूप से गिरती है, तो पृथ्वी और वस्तु के मध्य दूरी जो है वो आर है। आपको गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा इसके बारे में बताना है। तो चलो मैं बताती हूँ गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा इसके बारे में। तो मैं हेडिंग डाल रही हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हिंदी में जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, सो हिंदी में जिसे हम कहेंगे गुरुत्व के कारण त्वरण। क्या कहेंगे, सो ये हो जाएगा गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। क्लियर। अब ये जो गुरुत्व के कारण त्वरण है इसके लिए मुझे सबसे पहले तो क्या बनानी होगी, एक पृथ्वी बनानी होगी और एक पृथ्वी जो है उस पर एम द्रव्यमान की ये रही वो वस्तु जो कि गिरती है, ठीक है ना। सो इसे मैं क्या बोल रही हूँ, ये हमारा क्या होगा, मास ऑफ स्टोन। चलो ठीक है, मास ऑफ स्टोन यानी कि एक पत्थर का द्रव्यमान, और ये हमारा क्या होगा मास ऑफ अर्थ। आप चाहो तो इसे कैपिटल एम स्मॉल एम से भी समझ सकते हो, M1 M2 भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या देखा कि भाई हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल जी M1 M2 अपॉन में डी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, डी स्क्वायर लिख दो, आर स्क्वायर एक ही बात है। अब मैंने क्या बोला आपसे कि फोर्स का जो फॉर्मूला है भैया क्या होता है वो, सो फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन किसके कारण होगा, ग्रेविटी के कारण। तो क्या मैं इसके प्लेस पर mg लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, लेकिन ये मास किसका होगा, स्टोन का, और g तो g रहेगा ही। और हमने क्या देखा, एक है हमारा मास ऑफ अर्थ और हमारा एक क्या है मास ऑफ स्टोन, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, डी स्क्वायर हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? चलो भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब क्या होता है ना, क्या मैं इसको इससे कट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। सो स्मॉल जी हो जाएगा हमारा कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, डी स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने तुम्हें बताया स्मॉल जी का मान हर एक सेकंड में चेंज होता है और ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये रहा हमारा अर्थ, ठीक है, और ये रहा अर्थ का पोल, ये रही इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, नामकरण कर लेने दो। ये क्या है, अर्थ का पोल है, यानी कि बच्चे इसका क्या है, ध्रुव है, और ये इसकी क्या हो जाएगी, भूमध्य रेखा हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर लाइन बोलेंगे, ठीक है ना। और कहाँ पर स्मॉल जी का मान कितना होता है, सो सुनो, ध्रुवों पर, पोल पर जी का मान कितना होता है, अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, और इसी के साथ आपके भूमध्य रेखा पर कितना होता है, न्यूनतम होता है। न्यूनतम कितना होता है, 9.75 के आसपास, और मैक्सिमम कितना होता है, 9.8 स्क्वायर के आसपास होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये कहानी क्लियर हो गई, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम सभी को। नाउ नेक्स्ट आते हैं द्रव्यमान और भार में अंतर समझने के लिए, और फिर हमारी कहानी जो है एंड की तरफ लेकर चलेंगे
कि भाई द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। तो द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है, द्रव्यमान से वस्तु के जड़त्व की माप होती है, और किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या होती है बच्चे, अट्रैक्ट होती है, यानी कि आकर्षित होती है। अट्रैक्ट होती है यानी कि क्या होती है, आकर्षित होती है। ये कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है, और ये कौन सी राशि, एक सदिश राशि है। इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन वेट के लिए है, अर्थ की तरफ डायरेक्शन लगता है। द्रव्यमान एक कांस्टेंट राशि है, अर्थात इसका मान हर एक जगह पर समान होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। लेकिन भार एक चर राशि है, इसका मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर बदलता है। इसका ऐसा ही मात्रा किलोग्राम होता है, किसका क्या बोलते हैं, मास का, और वेट का, भार का क्या होता है बच्चे, न्यूटन होता है। ठीक है, मेनली तो इसका क्या होता है, न्यूटन होता है। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, और भार का मान शून्य भी हो सकता है, जैसे पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। इसे सामान्यतः दंड तुला द्वारा मापा जा सकता है, और इसे स्प्रिंग तुला के द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है ना, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्यारे प्यारे से कमेंट करना नहीं भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।